हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो हम लोगों ने क्लास 12th का वीडियो स्टार्ट कर दिया था और जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज का ये हमारा सेकंड वीडियो है और जिसमें हम लोग पढ़ने वाले पार्टनरशिप डीड के बारे में। ठीक है, कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड जाने के लिए उसके पहले थोड़ा सा चीज़ें और समझ लेते हैं। समझना क्या है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, पार्टनरशिप का डेफिनेशन देखा था। थोड़ा ध्यान देना, ये कुछ चीज़ें हैं छोटी सी। हम लोगों ने क्या देखा था, पार्टनरशिप का डेफिनेशन देखा था। तो पार्टनरशिप के डेफिनेशन को अगर आपने समझा होगा तो पार्टनरशिप के डेफिनेशन से क्या पता चला था कि जो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, जब पार्टनर्स जो होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, अगर वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का मतलब अगर वो अकेले हैं कहीं पर, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं भाई, पार्टनर ही बोलते हैं। आई मीन ये मैंने पार्टनर नहीं लिखना चाहिए था मुझे, यहाँ पे मैं पर्सन्स लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा सूट करेगा कि जो पार्टनर्स हैं जिसमें जो जो लोग हैं मतलब कि पर्सन्स नहीं होंगे। तो जो वो पर्सन्स होंगे, तो जब वो अकेले होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, पार्टनर बोलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा एक और चीज़ यहाँ पे समझो। ये सारी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, जानना ज़रूरी होता है, पूछ लेते हैं वो लोग। तो यहाँ बात आने से पहले मैं वापस बोल दूँ कि अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो ये चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएगी, अगर नहीं देखा होगा तो भी समझ में आ जाएंगी। और उम्मीद करता हूँ कि आप पिछला वीडियो देखे होंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया होगा। तो फिर से कंटिन्यू करते हैं, हम अपने काम पर आ जाते हैं। तो हमारा क्या कहता है कि जो पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप में कई सारे लोग होते हैं। तो जो कई सारे लोग होते हैं, अगर वो पर्सनल, मतलब मैं पर्सनस की बात करूं, अगर वो इंडिविजुअल है मतलब अकेले हैं, तो उनको हम क्या नाम देंगे कि वो क्या है, पार्टनर है। लेकिन अगर वो साथ में है, साथ में का मतलब अगर कलेक्टिवली बात करूं, ठीक है, कलेक्टिवली बात करूं, सारे सब साथ में है, तो उनको हम नाम क्या देंगे, फर्म नाम देंगे। ये दो चीजें याद रखना है कि पार्टनर अगर इंडिविजुअल है तो उसको हम पार्टनर, मतलब पर्सन अगर इंडिविजुअल है तो उसको पार्टनर बोलेंगे, लेकिन अगर सारे साथ में हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं कि जब बिजनेस हमने स्टार्ट करने का सोच ही लिया है, काम करने का सोच ही लिया, तो चलो उस काम शुरू कर देते हैं। लेकिन काम शुरू करने से पहले आप सबको पता है कि अगर हम किसी के साथ लीगल रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो हम हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होता है। हमारे बीच में क्या होता है, तो उसको मैं थोड़ा साइड में बताता हूँ, यहाँ पे नहीं बताऊंगा, यहाँ पे थोड़ा जगह है मेरे पास। ठीक है, हमारे बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, राइट, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के तो हम कभी कोई लीगल काम करेंगे ही नहीं। बात समझ में आया। तो अभी जैसा मैंने कल बताया था कि जो एग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये दो तरह से हो सकता है। कैसे हो सकता है, या तो ओरल हो सकता है या तो आपका रिटर्न हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों में से कोई एक तरह से हो सकता है। अब बात ध्यान से समझो कि जो पार्टनर्स होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ कैसे अटैच होते हैं, एक एग्रीमेंट की वजह से अटैच होते हैं। और वो एग्रीमेंट क्या हो सकता है, या तो ओरल हो सकता है या तो रिटर्न हो सकता है, लेकिन कोशिश की जाती है कि हमेशा क्या रहे, रिटर्न रहे। तो अब ध्यान से समझो कि जो एग्रीमेंट होता है अगर वो रिटर्न हो तो उसी को हम क्या बोल देंगे, डिड बोल देंगे। हम क्या बोल देंगे, पार्टनरशिप डिड। ठीक है, हम क्या बोल देंगे, पार्टनरशिप डिड। अब इसका मतलब ये होगी पार्टनरशिप डिड का मतलब क्या हुआ, तो पार्टनरशिप डिड का बहुत आसान डेफिनेशन बन गया कि पार्टनरशिप डिड का मतलब क्या है, एक रिटर्न। देखो यहाँ पे क्या बोला है, रिटर्न एग्रीमेंट। मैंने क्या बोला कि एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिटर्न एग्रीमेंट है उसी को हम क्या बोल देंगे, पार्टनरशिप डिड बोल देंगे। या एक ऐसा एग्रीमेंट जो रिटर्न हो, हम उसको बोल देंगे पार्टनरशिप डिड। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है। अब मैंने कल कहा था कि हम हमेशा रिटर्न एग्रीमेंट क्यों रखना चाहते हैं। अब बात को ध्यान से समझो, रिटर्न एग्रीमेंट रहने का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज अगर लिखा पढ़ी में है, ठीक है, तो अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, अगर हमारे बीच में कोई भी किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है, या हमारे बीच में किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो आजकल बहुत कॉमन चीजें हैं, बहुत जल्दी हो जाती है, तो अगर ऐसी चीजें होती हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, प्रूफ रहेगा। प्रूफ का मतलब हमारे पास चीजें लिखी हुई है, पार्टनरशिप डीड है, हमारे पास सब कुछ रिटर्न में है, तो हम उस एग्रीमेंट को रिटर्न में सामने रखेंगे और बोलेंगे देख भाई टेंशन नहीं लो, ये बात हमारे बीच में पहले तय हुई थी, तो किस बात का झगड़ा, किस बात का मिसअंडरस्टैंडिंग। बात समझ में आया। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो लीगली उसको हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स वाई ये कहा गया है कि कोई भी अगर किसी भी प्रकार का अगर एग्रीमेंट बनता है, दैट शुड बी ऑलवेज इन रिटर्न। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाई पार्टनरशिप डीड शुड बी इन रिटर्न, राइट। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता है, सो दैट वी कैन इजीली सॉल्व द डिस्प्यूट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बाय रिप्रेजेंटिंग और बाय प्रेजेंटिंग अवर पार्टनरशिप।
डिड। ओके, आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओरल में होगा तो ओरल को तो भाई बोलेगा कि मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं था, तो ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगी। इसलिए क्या होना चाहिए आपका, कोशिश करो कि रिटेन में ही सब कुछ बना के रखो। तो अभी हम चीज, अब देखो ये तो था पार्टनरशिप डीड का मतलब। अब उसके बाद पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें इंक्लूड करती हैं, क्योंकि पार्टनरशिप बनाने का मैंने बोल तो दिया, तुमने बना भी लिया, पर पार्टनरशिप डीड में होना क्या चाहिए ये भी तो सवाल है ना। पूछोगे ना सर कि क्या क्या इसमें लिखे, क्या क्या नहीं लिखे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स का डिटेल। क्या करेंगे सबसे पहले, पार्टनर्स का डिटेल, क्योंकि जो जो उसके अंदर आ रहा है उन सबका डिटेल लिखोगे। तो अब पूछोगे सर डिटेल में क्या लिखे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा फिर क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। और ज्यादा कुछ लिखना है तो जैसे उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ रहता, मतलब क्या काम करता था, ये सारी चीजें, यानी कि अदर जो भी डिटेल आपको जरूरत लगे वो आप डिटेल मांग सकते हो। उसके बाद बात करते हैं डिटेल ऑफ फर्म्स। अब फर्म की डिटेल में क्या क्या लिखोगे, तो सबसे पहले किस टाइप का बिजनेस है, ठीक है, यानी कि क्या क्या काम तुम करने वाले हो, यानी टाइप ऑफ बिजनेस। ओके, तो ये सारी चीजों का होना जरूरी है। नेक्स्ट वन इज द कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जिस तारीख से बिजनेस स्टार्ट किया है वो डेट का लिखना जरूरी है। इससे क्या होगा कि कोई ऐसा ना बोले कि तुम लोगों ने मुझे बिना बताए काम शुरू कर दिया, कि इसके पहले का जो प्रॉफिट था वो मुझे दो, ऐसी चीजें ना हो, उसके लिए इन सब चीजों का डिटेल होना जरूरी है। अब उसके बाद आगे देखो और भी बहुत सारी जरूरी चीजें आ रही हैं। अब आगे है कैपिटल। अगला क्या है, कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको 11th में बताया था। अगर आपको आपने पढ़ा है तो अच्छी बात, अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने अभी रिसेंटली मैंने 11th की वीडियो अपलोड की है, आप लोग वहां पे जाके 11th के सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाके वहां पे इजीली आप देख सकते हो, ठीक है। तो कैपिटल, ड्राइंग, ये सारी चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन की है। तो अब समझो यार बात को, कि जब पार्टनर्स आते हैं तो उन सबको कुछ ना कुछ पैसे लेकर आना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि लाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर उनके बीच में एग्रीमेंट है तो लाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैंने कहा ना कि एग्रीमेंट में सब पहले ही तय कर लो। हो सकता है कि 3 लोग हैं, जैसे मान लो ए, बी और सी, लेकिन सी के पास पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं, बाकी 3 लोगों ने मिलकर तय किया कि ये दोनों लोग पैसे लाएंगे और काम ये करेगा, ठीक है, मतलब ये अपना दिमाग लगाएगा, टैलेंट यूज करेगा, काम ये भी करेंगे लेकिन ज्यादा से ज्यादा काम ये करेगा। तो ऐसा भी एग्रीमेंट हो सकता है। बात समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि कौन कितना कैपिटल लाएगा, अगर और लाया है उसके बारे में जो डिटेल्स लिखते हैं वो इस पॉइंट में आएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल की। देखो अब कैपिटल लगाया है तो तुम्हें उम्मीद करते हो कि कुछ पैसे मिलेंगे उसके बदले में। क्यों ये उम्मीद की जाती है, बात को समझो। अगर तुमने ये पैसे इस बिजनेस में नहीं लगाए होते, तुम कहीं तो लगाते, किसी और के बिजनेस में लगाते। जब किसी और के बिजनेस में लगाते तुम्हें वहां से क्या मिलते, पैसे मिलते कि नहीं, इंटरेस्ट मिलता कि नहीं। इसी वजह से जब कोई ऑनर, ठीक है, क्या कोई ऑनर अपना अमाउंट जब किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वहां से इंटरेस्ट लेता है। क्यों लेता है, अगर वो यहाँ नहीं लगाता कहीं और लगाता वहां से कमाता, ठीक है, इसी वजह से वो यहाँ से भी चार्ज करता है। अब ध्यान से समझो, अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, इफ यस, ठीक है, इफ यस देन हाउ मच, राइट, ये चीजें। अगर नो तो बात ही खत्म। बात समझ में आया, अगर नो तो बात ही खत्म। लेकिन लेकिन ध्यान से समझो, मान लो इसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं किया, यानी इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल कितना देना है वो उसके बारे में कुछ बात ही नहीं की, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे, उसको अभी हम आगे पढ़ने वाले इसी वीडियो में आगे देखेंगे, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट के अंदर, क्योंकि अभी ये सारे टॉपिक तो क्लियर करने दो। तो बस अभी इतना याद रखना कि अगर पहले से यहाँ बोल दिया है कि इतना डिस्ट्रीब्यूट करने वाले या इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है, तब तो टेंशन ही खत्म। लेकिन अगर बोल दिया नहीं करने वाले, तब भी टेंशन खत्म। लेकिन अगर ये दोनों ही बातें नहीं की, ना यस ना नो बोला, तब क्या करोगे, तब हमें कोई तीसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। अब वो तीसरा रास्ता क्या, वो आगे अभी आगे आएगा। अभी आगे देखो, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा कि अगर मैं यहाँ पे बता दूंगा तो वो टॉपिक बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस टॉपिक को जानना तुम्हारा जरूरी है। इस वजह से यहाँ मैं अभी जितना जरूरी उतना ही बता रहा हूँ, बाकी की चीजें आगे बताऊंगा। अब आगे देखो, अगला है ड्राइंग। तो ड्राइंग का मतलब तुम लोगों को क्या होता है वो पता ही है, कि जब कोई ऑनर किसी बिजनेस में से कुछ पोर्शन लेकर जाए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग लेकर जा सकते हैं, जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कितना लेकर जा सकते, कौन कितनी बार लेकर जा सकता है, ये सारी चीजों का तय करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कोई पार्टनर होगा बहुत चालू होगा, सारा लेकर चला जाएगा एज अ ड्राइंग, बोल देगा मैं क्या करूं भाई, मेरी जरूरतें ही बहुत ज्यादा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस वजह से पहले सारी चीजें डिस्कस कर लो। अब डिस्कस और एक चीज करोगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो वही बात आ जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, कि भाई चार्ज लोगे तो कितना लोगे, नहीं लोगे तो बात ही खत्म, ठीक है। याद रखना, अगर इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो, अगर चार्ज करोगे मतलब आई मीन यस तो कितना,
ठीक है, सेम क्वेश्चन, हाउ मच, अगर नो तो बात ही खत्म। यानी कहने का मतलब क्या है, डिस्कस करना जरूरी है। लेकिन फिर से वही बात आ जाती है कि अगर ये दोनों ही बातें न हुई होंगी तो मतलब लेना है कि नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, तब क्या करोगे, तब वही हमें बात आती है तीसरे रास्ते की, यानी हमें तीसरा रास्ता निकालना पड़ेगा, और वो तीसरा रास्ता अभी मैं बताने वाला हूँ। अब आगे देखो, आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब थोड़ा ध्यान से समझना क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उसके लिए हम पहले ही क्या कर लेते हैं, आपस में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम पहले ही क्या कर लेते हैं, आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अगर नहीं डिस्कस किया है, बात समझो, अगर डिस्कस नहीं किया है तब क्या करोगे, तब हमें पता है एक ही रास्ता बचता है और वो होता है इक्वल, है ना। तब एक ही रास्ता बचता है और वो क्या होता है, इक्वल। बात समझ में आया कि अगर डिस्कस किया है तो जो डिस्कस किया है उसको फॉलो करो, मतलब बात पहले ही तय हो चुकी है कि कोई 50% लेगा, कोई 30% लेगा, कोई 20% लेगा, यानी 5-3-2, तो बात खत्म। लेकिन अगर नहीं किया है तो भाई इक्वल बांटो, क्योंकि यही नियम कहता है, और ये नियम भी क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बस इतना याद रखो, अगर डिस्कशन हुआ है तो डिस्कशन को फॉलो करो, डिस्कशन नहीं हुआ है तो इक्वल को फॉलो करो, राइट। अब आगे, अब अगला है सैलरी, बोनस, कमीशन, रिमनरेशन टू द पार्टनर्स। कभी कभी होता है ना कि कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा काम करता है, तो वैसा है नहीं कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई ज्यादा काम कर रहा है तो उसको तुम कुछ दोगे नहीं। ये नियम होता है। नियम का मतलब क्या है कि कोई अगर एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको हमें शाबाशी देना जरूरी है। और आजकल के जमाने में शाबाशी का मतलब क्या, उसको एक्स्ट्रा सैलरी दो, उसको एक्स्ट्रा बोनस दो, कमीशन दो या एक्स्ट्रा पैसे दो। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये सारी चीजें देना है या नहीं देना है, राइट, पे करना है या नहीं पे करना। अगर पे करना है तो कितना, और नहीं करना है तो बात ही खत्म हो जाती है। बात समझ में आया, दो चीजें होती है, या तो पे करोगे या तो नहीं करोगे। पे करोगे तो कितना करने वालों, नहीं करने वाले तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन फिर से बात आती है, अगर ये दोनों ही बातें नहीं तय की गई थी कि पे करना है कि नहीं करना है, तो वही बात आती है हमारा तीसरा रास्ता। और तीसरा रास्ता क्या अभी मैं बताऊंगा, इसलिए चिंता मत करो। ठीक है, अब फिर से आगे बढ़ो, अगला पॉइंट है इंटरेस्ट एंड लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर टू द फर्म। अब थोड़ा ध्यान से समझो, कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस को भी कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस का मतलब होता है बहुत सारे पैसे होना, नहीं। कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है, नेगेटिव प्रॉब्लम हो जाती है कि जिसकी वजह से यू नीड सम एक्स्ट्रा मनी। बात को समझो, इफ यू नीड एक्स्ट्रा मनी देन अब सिचुएशन क्या है, अब तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है। आइदर यू विल गो टू द बैंक और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ध्यान से समझो, या तो बैंक के पास जाओगे या तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाओगे। पर दोनों ही जगह तुम्हें पता है कि इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि तुम फंस जाओगे, राइट। तो हम क्या करते हैं कि एक काम करते हैं भैया, अपने पार्टनर के पास ही जाते हैं। क्या करते हैं, अपने पार्टनर के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि भाई कुछ पैसे हो तो एक्स्ट्रा दे दे हमें, राइट। क्योंकि बाहरी लोगों के पास जाके अपने बिजनेस को टेंशन देना, उससे बेटर है कि अंदर वाले से टेंशन ले लो, क्योंकि अंदर वाला तो जबरदस्ती नहीं करेगा ना। बात समझ में आया कि नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है, बात को ध्यान से समझना कि अगर पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया तो क्या उस पर इंटरेस्ट पे करना है या नहीं करना है। बात को समझो, अगर पे करना है, इफ यस, तो कितना करना है वो डिस्कस कर लो पहले से ही। अगर नहीं करना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि लोन प्रोवाइड किया उस पर इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। अब इस पे एक थोड़ा सा बात याद रखना है, और वो क्या याद रखना है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो, अगर पहले से डिस्कशन हो गया है कि यस कितना पे करना है, एज्यूम करो कि हमारे बीच में डिस्कशन हुआ था कि 10% पे करना है, ठीक है, ओके, तो इसको फॉलो करो। अगर हमारे बीच में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, नो एनी डिस्कशन, तो रूल ये कहता है कि अगर कोई पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा है, तो आप उसको एज पर द रूल 6% इंटरेस्ट पे करोगे। कितना, कम से कम मिनिमम 6%, मैक्सिमम तुम्हारी मर्जी, जितना भी देना चाहो तुम दे सकते हो, पर मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए, 6%। यानी अगर तय किया है, ध्यान देना इस बात को, अगर पहले से डिस्कशन हुआ है तो जो डिस्कशन हुआ है उसको फॉलो करो। और अगर डिस्कशन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं हुई है, तो ऐसा नहीं कि नहीं दोगे, नहीं भाई देना पड़ेगा, लेकिन कितना दोगे, सिर्फ 6% दोगे। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, गुडविल। तो गुडविल क्या होता है वो तुम्हें पता है कि जिसको हम बोलते हैं कि रेपुटेशन होता है बिजनेस का। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है
ये सारी चीजें कब काम आती है? या तो कोई आएगा या तो कोई जाएगा। कोई आएगा तो एक्स्ट्रा पैसा लाएगा या नहीं लाएगा, कोई जाएगा तो उसको एक्स्ट्रा पैसा दोगे या नहीं दोगे। ये सारी चीजें जो होती हैं गुडविल, ये हम एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम सोचते हैं कि एडमिशन के टाइम किसी को एक्स्ट्रा पैसे लाने हैं और रिटायरमेंट के टाइम किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने हैं या नहीं देने हैं, और वो सारी चीजों का हम डिस्कशन कर लेते हैं। और उसके बाद फाइनल बात आती है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या आता है अगला? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब ध्यान से समझो, डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस को क्या कर देना? शट डाउन कर देना। क्या कर देना? शट डाउन कर देना। तो अब शट डाउन करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है? कैसे शट डाउन होगा? सारे लोगों के बीच आपस में डिस्कशन होगा, मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद ही होगा, या मीटिंग किए बिना भी कर सकते हैं, या क्या रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे शट डाउन करते टाइम? ये सारी चीजें आपको इसमें डिस्कशन करना पड़ता है, राइट। तो ये था हमारा पार्टनरशिप डीड के बारे में। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देखो ये सारी चीजें कैसी हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। अभी जैसे जो मैंने कहा था ना, मैं तीसरा रास्ता देखना है, अब मैं बात करता हूँ तीसरा रास्ता। तीसरा रास्ता क्या है? तो यहाँ पे वो मैंने एक्सप्लेन किया है, देखो यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कलर, ताकि तुम्हें पता चले कि तीसरा रास्ता कुछ अलग है। अब तीसरा रास्ता क्या कहता है वो देखो। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये हमने कल के डेफिनेशन में देखा था कि हम 1932 को फॉलो करते हैं। ये क्या कहता है? पर्टेनिंग टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब क्या है इसका कि अगर आप लोगों के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, इफ देयर इज अ नो एनी पार्टनरशिप डीड बिटवीन द पार्टनर्स, देन विच रूल शुड बी फॉलोड। कंडीशन ध्यान से समझो कि ऐसा कहीं किताब में लिखा नहीं गया। अब तुम बोल दोगे ना, झगड़ा करोगे, देख भाई ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है तो मैं क्यों बात को मानूं, है ना। तो जब ऐसा कहीं किताब में तुम लोगों ने नहीं डिस्कस किया था तो हम क्या करेंगे? हमें कोई तो होगा जो हमें रास्ता दिखाएगा। जैसे होता है ना, जब कोई किसी के बीच में झगड़ा होता है, अगर आपस में बात तय हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम कहाँ जाते? कानून के पास जाते, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि नहीं। वैसे ही सेम यहाँ पर है कि अगर आपस में तय करके बात खत्म कर ली तो ठीक है, अगर खत्म नहीं की हो तो फिर वही बात आती है, जाओ कोर्ट के पास, एक्ट के पास जाके दरवाजा खटखटाओ, बोलो कि सर हमारी हेल्प करो। तो सर आएंगे बाहर, बोलेंगे रुक जाओ मैं बताता हूँ कैसे तुम्हारी हेल्प होगी। देखो ध्यान से सुनो। तो उन्होंने क्या बताया? ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। पहली बात कि आपस में तय करके ही तुम पैसे इन्वेस्ट करोगे। दूसरी चीज, इफ देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन इन द एक्ट इन दिस रिगार्ड। बात को यहां से समझो, कंपनी एक्ट में कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि तुम्हें जबरदस्ती पैसे लाने पड़ेंगे। कहने का मतलब क्या है? अगर तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट है तो फॉलो द रूल, राइट, फॉलो द रूल जो तुम लोगों ने आपस में डिस्कस किया था। अगर नहीं है देन इट इज नॉट मैंडेटरी टू ब्रिंग कैपिटल फॉर ईच पार्टनर। बात समझ में आया? अगर रूल है देन फॉलो द रूल, अगर रूल नहीं है तो जबरदस्ती मत करो। बात समझ में आया? अब अगली बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी पेड। ध्यान से समझो, रूल है तो फॉलो, अगर रूल नहीं है तो पे मत करो। बात समझ में आया? अगर तुम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में रूल लिया था तो ठीक है, अगर नहीं लिया तो पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो वो ऊपर मैंने समझाया है। इफ देयर इज अ रूल, यस, देन पे, हाउ मच, नो, तो टेंशन नहीं मत लेना, किसी बात का कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन वही बात आ जाती है कि झगड़ा ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं? थर्ड वाले रास्ते पे जाते हैं। थर्ड वाला रास्ता क्या कहता है? पे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कानून कहता है जबरदस्ती नहीं है। अब अगली बात की तरफ जाते हैं। अगला बात क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वुड रिमेन इन इक्वल प्रपोर्शन। अगर रूल है देन फॉलो द रूल, मतलब जैसा बात किया गया है वैसा ही डिस्कशन, आई मीन जैसा डिस्कशन किया गया है वैसे ही तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे 5-3-2, 2-3-1, 2-2-2, आई मीन नहीं 2-2-2 नहीं, 2-2-3, जो भी तुम्हारे बीच में डिस्कस हुआ था उसको फॉलो करो। अगर नहीं हुआ था तो किसको फॉलो करोगे? इक्वल प्रपोर्शन को। ये जहां जहां मैं ब्रैकेट लगा रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की तरफ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर कैन नॉट बी चार्ज, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैन नॉट बी चार्ज। अगर रूल है देन फॉलो द रूल, अगर रूल नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करोगे। बिकॉज हमारा जो कानून है, जब दरवाजे पर गए तो दरवाजा कहता है कि भाई पे नहीं करना है, चार्ज नहीं करना है। ओके, अभी अगले की तरफ आते हैं। अब अगला रूल क्या कहता है? सैलरी, बोनस, कमीशन और रिम्यूनरेशन कैन नॉट बी पेड टू द पार्टनर। ये जो एक्स्ट्रा 3 चीजें थी ना, यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा लिखा गया था ना कि सैलरी दोगे, बोनस दोगे, कमीशन दोगे, रिम्यूनरेशन दोगे। अगर रूल है तो फॉलो द रूल, रूल नहीं है तो जरूरत नहीं है पे करने की। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा।
अभी अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है इंटरेस्ट ऑन लोन वाला। इंटरेस्ट ऑन लोन वाला रूल क्या कहता है कि भाई कम से कम 6% तुम्हें पे करना पड़ेगा। कितना? 6%। ये मैंने पहले भी बता दिया कि अगर रूल है देन फॉलो द रूल, अगर रूल नहीं है तो कितना? कम से कम 6%। अब उसके बाद बात करते हैं अगला, ये मोस्ट आईएमपी पॉइंट है। क्या कहता है? इन केस ऑफ एनी रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पार्टनर फॉर द फर्म, द पार्टनर हैज अ राइट टू रीइंबर्स इट। अब ध्यान से समझो, अगर किसी पार्टनर ने अपने पर्सनल पैसे से बिजनेस के लिए कोई काम किया है, ध्यान से समझो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो वो कहीं बाहर गया था मीटिंग करने के लिए, और वहां पे उसने मीटिंग किया, एक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था, क्योंकि मीटिंग करने के बाद मान लो एग्रीमेंट बना और वो एग्रीमेंट लॉयर के पास जाना जरूरी था, तो लॉयर ने कुछ चार्जेस लिए। तो अब वो चार्जेस क्या उसने खुद के लिए पे किए? नहीं भाई नहीं, उसने किसके लिए पे किया है? फर्म के लिए पे किया है। तो फर्म का मतलब क्या? सबको देना पड़ेगा, राइट? तो ऐसे केस में वो अपने पैसे को मांग सकता है। बात समझ में आया? जो भी चीजें यहाँ पे ऊपर थी वो अलग है, और ये क्या कहता है कि यहाँ पे ये लोग इतने में क्या बोला गया था? नहीं देना है, नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? भाई देना पड़ेगा। बात समझ में आया? आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं इसको छोटे से शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद क्या आया था? सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रिमनरेशन, राइट? और इंटरेस्ट ऑन लोन तो पहले लिख देता। अभी ध्यान से समझो, अगर रूल है, ठीक है, अगर रूल है, राइट, यहाँ पे मैं रूल लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्ट 1932। अगर रूल है देन फॉलो द रूल, लेकिन 1932 एक्ट का इसके बारे में कुछ नहीं बोलता, बोलता है जरूरत ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रूल है तो फॉलो, और 1932 क्या बोलता है? जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रूल है तो फॉलो द रूल, अगर रूल नहीं है तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन क्या बोलता है? ध्यान से समझना, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, हाँ, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन वाला क्या कहता है? अगर रूल है देन फॉलो द रूल, अगर रूल नहीं है तो भी 6% देना ही देना है। ये चीजें याद रखना, एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आईएमपी है, दैट्स व्हाई मैं इतना फोकस दे रहा हूँ इसके ऊपर इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ, ठीक है? अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस सॉल्व करने में बहुत काम आने वाला है, अब ये जब मैं आगे सम्स करवाऊंगा तब, ठीक है? तो सम्स करवाने जाऊं फिर बाद में बोलो कि सर अब क्या बताइए, तो कुछ समझ में ही नहीं आया, तो वहां पे मैं ज्यादा नहीं चिल्लाऊंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे सब बता रहा हूँ, तो इसको अच्छे से समझ लेना, नोट्स बना लेना। ये इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया ताकि तुम इसको लिख लो अपनी नोटबुक में, ठीक है? अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है? अगर रूल है देन फॉलो द रूल, अगर रूल नहीं है तो तुम्हें पता है क्या करना है? इक्वल, ठीक है? अब ये सैलरी, बोनस, कमीशन, रिमनरेशन, रूल है देन फॉलो द रूल, अगर रूल नहीं है तो नहीं देना है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें याद सिर्फ यही दो रखना है, बाकी का तुम्हें पता, कैंसल कैंसल कैंसल, पोपटलाल, ठीक है? बाकी सारे क्या है? पोपटलाल। आई होप कि ये सारी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी, और अगर कोई डाउट है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते, कोई भी चीज का प्रॉब्लम है, कोई भी रिलेटेड दिक्कत है तो तुम मुझे शेयर कर सकते, कोई टेंशन नहीं की जरूरत नहीं है, ठीक है? और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आप लोग कंटिन्यू मेरा साथ दे रहे हो इसके लिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, और जिन लोगों ने नहीं किया है आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? सपोर्ट करना, और बाकी लोग भी देखते रहो, समझते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि उन लोगों को भी नॉलेज मिले, उन लोगों को भी पता चले कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तभी तो तुम्हें भी मजा आएगा ना पढ़ने में। अकेले तुम राजा रहोगे तो क्या फायदा, जब कंपटीशन होना जरूरी है तुम्हारा, ठीक है? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। आई होप कि सब लोग अच्छे से घर पे रह रहे होंगे। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।